गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश कुमार सोनी। गौतम एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारत के पहले वंश हर्यक वंश को। देखिए, भारत पर आपने बहुत सारे वंशों का नाम सुना होगा। मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद यूरोपियंस थे, उसके पहले फ्रांस और सारे स्वीडिश लोग आए। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर, इनमें सबसे पहले भारत में कौन सा वंश था? तो अगर हम बात करें वंश की, तो सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। और अगर आपसे बात की जाए राजा की, कि भारत का पहला राजा कौन था, तो भारत का पहला राजा था वैद्रथ। क्या नाम था? वैद्रथ। लेकिन उसके सबूत हमें महाभारत काल में मिले हैं, और महाभारत काल के अलावा बाकी ग्रंथों में इसके सबूतों का थोड़ा सा अभाव है। इसलिए लिखित में जो हमें कई सारे ग्रंथों में, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में जो हमें सबूत मिलते हैं, वो मिलते हैं हर्यक वंश के। और दूसरी बात यह है, हर्यक वंश में हमें सिस्टमैटिक, अगर हर्यक वंश का राजा पहले बिंबिसार था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी मिलती है। जैसे सबसे पहले हर्यक वंश का राजा बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन का बेटा नागदशक। तो ये जो वंशावली हमें मिलती है, ये जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, और हम इसको क्रॉस चेक करके कई सारे ग्रंथों में देख सकते हैं। इसलिए हम भारत का पहला वंश किसको बोलते हैं? हर्यक वंश को। किसको बोलते हैं? हर्यक वंश को। अब थोड़ा हम बाय मैप देखते हैं कि आखिर हर्यक वंश था कहां। देखिए, हर्यक वंश बहुत छोटा सा वंश था। ये वाला क्षेत्र, अब इसी क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है मगध। क्या कहा जाता था? मगध। और वर्तमान में ये जो जगह है वो है बिहार। कौन सी जगह? बिहार। और ये जो बिहार का ऊपरी हिस्सा था, मतलब गंगा नदी का जो ऊपरी हिस्सा था, उसको बोला जाता था वैशाली। क्या बोला जाता था? वैशाली। तो ये छोटा सा जो इलाका था, गंगा नदी के निचला वाला हिस्सा, उसको बोला जाता था क्या? मगध। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे करके इसमें नए नए शासक आएंगे, ये पूरा क्षेत्र और नॉर्थ इंडिया से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा पश्चिम एरिया तक, पूरा मगध कहलाएगा। लेकिन प्रारंभ में आपसे पूछा जाए कि मगध कहाँ था, तो बिहार का जो निचला हिस्सा है वो कहलाता था मगध। और यहाँ का जो सबसे पहला राजा था, उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। साहब, अब थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये छोटा सा शासक कैसे इतना बड़ा हो गया। तो इसने सबसे पहली बात, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास सेना भी कम है, आपके पास धन संपत्ति भी कम है, और आपको किसी बड़े क्षेत्र में अटैक करना है, अधिकार करना है, आक्रमण करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत अच्छे से विस्तार के लिए बहुत अच्छी साम दाम दंड भेंट सारी पॉलिसी को अपनाया। और इसकी सबसे जो मेन पॉलिसी थी वो थी वैवाहिक संबंध। ये वैवाहिक संबंध बनाता था, और वैवाहिक संबंध बना के ये ज़्यादातर ऐसी लड़कियों से शादी करता था जिनका सिंगल डॉटर जो होती थी। अब सिंगल डॉटर से शादी करने का क्या फ़ायदा होता है? तो सिंगल डॉटर से शादी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जब शादी होगी उसके बाद उसकी जो सेना होगी, आप उसके रिश्तेदार बन गए हो तो सेना भी आपकी, साथ साथ उसके मम्मी पापा भी आपके। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मगध की सबसे पहली कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी? तो राजधानी की अगर अपन बात करें तो राजधानी कौन सा एरिया होता है? राजधानी मतलब वो जगह जहां पे बड़े पावरफुल लोग होते हैं, या उच्च पद पर जो मंत्री होते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो अब इसकी राजधानी जैसे हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, अब जब ये शादी करता था, तो शादी करेगा तो क्या होगा? वाइफ आएगी। अब वाइफ आएगी, अब कई सारी शादियां करी तो अलग अलग वाइफ आएंगी, तो क्या एक घर में रहेंगी? वो भी राजा की बेटी नहीं रहेंगी। तो उसके लिए क्या होगा? इसने अलग बहुत सारे महल बनाए थे। यहां पर इसने बहुत सारे महल बनाए।
महल क्यों बनाए? जिससे कि अलग अलग रानियों को लेके आएगा और उनको वहां पे बढ़िया उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो जब अलग अलग महल बनाए तो सबसे पहले जो मगध का जो हिस्सा है इसको बोला जाता था राजा का घर या राजा का ग्रह। क्या बोलते थे? राजा का ग्रह। बाद में धीरे धीरे कालांतर में लोगों ने का कहना बंद कर दिया और इसकी कैपिटल हो गई राजगृह। क्या हो गई? राजगृह। अब हम इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि मगध की सबसे पहली कैपिटल क्या थी? राजगृह। और इसने ज्यादातर जो एरिया जीता है या ज्यादातर जो एरिया आगे बढ़ाया है, कब्जा किया है, वो वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने बढ़ाया। चीजें क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह बनाई। बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के समकालीन थे। और क्या किया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का संरक्षण दिया। विस्तारवादी नीति अपनाई। अंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। वैवाहिक संबंधों से राज्य की शक्ति बढ़ाई। कौशल, लिच्छवी, मद्र देशों की राजकुमारियों से विवाह किया। सक्षम और दूरदर्शी शासक के रूप में प्रसिद्ध। अंत में उनके पुत्र अजातशत्रु ने इसको बंदी बना लिया और इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसमें एक स्टोरी बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलती है, खासकर बौद्ध ग्रंथों में। इसमें बताया जाता है कि ये लंबे समय तक इसने शासन किया, लगभग 56 ईयर। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अजातशत्रु शादी के लायक हो रहा था और अजातशत्रु अपने पिता से बात करना चाहता था कि मेरी भी शादी करो और मैं यहाँ गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। पर हर्यक वंश का जो बिंबिसार शासक था उसका एक समय में वैशाली से युद्ध हुआ और ये बुरी तरीके से हारा। और इसने दिमाग में एक बात बिठा ली कि जब तक मैं वैशाली पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी सेना को ताकतवर बनाऊंगा और उसी के बाद अपने बच्चे को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और इसी क्रम में, इसी बीच में जब अजातशत्रु एक बार अपने पिता से बात करने जाता है, अजातशत्रु के पिता बोलते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, बाद में बात करेंगे। और एक बार ऐसा भी कहानी में आता है कि इसकी कोई फियांसे थी जो इससे बोलती कि तुम तलवार लेके जाओ और जाके पिता से बस सीरियसली तलवार दिखेगी तो उनको लगेगा कि सीरियसली तुम बात करने आए हो। और इसी बीच दोनों में युद्ध होता है। और अब ये 25 साल का लड़का, पिता 50-55 साल के हो रहे, और दोनों में युद्ध होता है। बीच में कोई नहीं आता है और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। और अगला गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन हो जाएगा? अजातशत्रु। और इसी कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। और इसी क्रम में इसको बोला जाता है कुड़िक। पितृहंता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या वो करी। कुड़िक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने कुल की भी हत्या की। अब कुल का अगर कोई मैन है तो वो अपना पिता होता है और बिंबिसार हर्यक वंश का पिता ही है। उसको मानने के कारण इसको क्या बोला जाता है? कुड़िक। देखते हैं आगे। बिंबिसार का पुत्र था, सत्ता पाने के लिए पिता की हत्या की। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। लिच्छवी, मल और वज्जी संघ, अगर हम इनको देखें तो आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे वर्तमान में झारखंड वाला इलाका, थोड़ा सा इधर आए तो पंजाब वाला इलाका, थोड़े ऊपर चले जाएं आप देखोगे जो वैशाली के ऊपर वाला इलाका है लिच्छवी वाला इलाका कहलाता था। और इन सारे क्षेत्र को इसने जीता। मगध को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया। देखिए भारत में कई सारे देश होते थे। भारत एक कई सारे देशों का मिश्रण था। जैसे आज हम मालवा की बात करें तो एक अलग देश था, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा अलग देश था, हम इधर बात करें राजस्थान की तो मेवाड़ देश अलग था। तो भारत में कई सारे देश हुआ करते थे, इसलिए यहाँ ये बात लिखी हुई है कि उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाया। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के समय शासन किया और उनके उपदेश से प्रभावित था। मजबूत किलेबंदी और युद्ध तकनीकों का विकास किया। देखिए यह गौतम बुद्ध के समय था। अच्छा, मजबूत किलेबंदी और युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। इसने मुख्यतः दो हथियारों का उपयोग किया। एक था महाशिला कंटक। कौन सा? महाशिला कंटक। अब अगर आप इसको देखेंगे तो मगध में वर्तमान में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा। अगर थोड़े नीचे जाएंगे तो सोन नदी। ज्यादातर सेनाएं नदियों के रास्ते आना पसंद करती थी क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी अगर घूम के आएंगी तो। और अगर नदियों के रास्ते आना पसंद करती थी तो नदियों में युद्ध करने में थोड़ी ज्यादा कठिनाई थी। तो इसने नदियों के किनारे एक ऐसे यंत्र लगाए थे जो कि पत्थर को फेंकते थे और उसी को बोला जाता था महाशिला कंटक। इससे पूरी नाव की नाव ये बीच में ही डुबो देता था। सेना भाई आपकी कितनी ताकतवर है, जब तक वो तट पर नहीं आएगी तब तक उसकी सैनिकों की क्षमता और आपके पास क्या तकनीक है कैसे पता चलेगा। और ये बीच में ही नाव को डुबा देता था। इस कारण से
इसको कहा जाता है कि उस समय, वर्तमान समय में, तत्कालिक समय में इसके पास बहुत अच्छे युद्ध की तकनीक हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। उदयन। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि कर्मों की सजा तो आपको मिलती है, वैसे ही अजातशत्रु ने जैसे अपने पिता की हत्या करी, वैसे ही उदयन ने अपने पिता की हत्या करी। और उदयन के पिता का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। देखते हैं, हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का पुत्र था, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अगर आपसे बोला जाए कि ये पाटलिपुत्र क्या है, तो पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना शहर है उसी का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना को संगठित रूप से दिया, इसे राजनीतिक व व्यापारिक केंद्र बनाया, गंगा नदी के तट पर स्थित राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की रणनीतिक स्थिति को पहचाना। उदयन के शासनकाल में मगध की स्थिति सुदृढ़ रही, धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी, बौद्ध धर्म व अन्य धर्मों को संरक्षण दिया। उदयन के बाद हर्यक वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। देखिए, उदयन के शासनकाल में मगध की जो स्थिति वो मजबूत थी। अच्छा, इसके साथ साथ इसने धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है कि हमारे धर्म के अलावा अगर कोई भी धर्म के लोग वहां रहते हैं तो हम उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूं, आप जैन को मानोगे या हिंदू को मानोगे या किसी दूसरे धर्म को मानोगे तो मैं आपको शासन काल से आपको निकाल दूंगा। अगर हम इस इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जब इस्लाम आया तो और इस्लाम के बाद कुछ ऐसे भी शासक आए जिन्होंने गैर हिंदुओं पर उनकी जिंदगी को बहुत कठिन बनाया। अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए, जिसमें एक कर जो जजिया है बड़ा मुख्य टैक्स था कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको जजिया देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं हम इन शासकों की बात करें, चाहे उदयन की बात करें, चाहे इसके पहले अजातशत्रु की बात करें, भलाई फैमिली में उन्होंने कुछ भी किया है, लेकिन बाहर जनता को इन्होंने कोई अदर टैक्सेस नहीं लगाए। और इनके समय में अगर आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो बढ़िया तरीके से आप शासन में रह सकते हो। जनता सुखी थी और व्यापारिक तौर पर मगध जो है वो बहुत अच्छा स्थान था, क्योंकि चारों तरफ से आप देखेंगे नदियों का घेराव है, तो व्यापार में आप नदियों का सहारा भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यह एक ऐसा शासक था जिसको जनता ने अयोग्य घोषित कर दिया था। उसका मेन कारण था इसका सेनापति। इसके सेनापति का नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग पूरी जनता से अगर कोई जाता था राजा के पास कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, तो जो नागदशक था वो कहता था आप शिशुनाग से बात कर लीजिए। या कई बार जो नागदशक था कहीं पे विद्रोह हो गया तो ये बिना राजा की परमिशन के जाता और वहां जाके देखता कि कुछ विद्रोह हुआ है तो ये उसको शांत कर देता, बाद में आके राजा को बताता कि ऐसा कुछ हुआ। तो सारे सैनिक और सारी जनता को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर हमारी बात सुनने वाला कौन है? शिशुनाग। और एक कहानी भी प्रचलित है जो कि हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है कि एक बार नागदशक अपनी सेना के साथ शिकार करने के लिए जाता है, साथ में शिशुनाग भी होता है, और शिशुनाग ही नागदशक की हत्या कर देता है। और वापस आता है तो देखता है कि ज़्यादा कोई फर्क जनता को नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी समस्याएं तो नागदशक ही शिशुनाग ही देखता था पहले से ही। और उसके बाद जब वो अपना पूरा कमांड कर लेता है शासन में और लास्ट में अब उसको आधिकारिक रूप से वहाँ का राजा बनना रहता है, तो वो सही तरीका बताता है कि कहाँ पर इसकी लाश मिल सकती है। अंदाजे से जाते हैं, ढूंढते हैं, लाश मिल जाती है और जनता आधिकारिक रूप पर किसको अपना उत्तराधिकारी बना देती है? किसको? शिशुनाग को। और यहाँ से एक नया वंश चालू होगा। कौन सा वंश? नाग वंश, जो कि हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।